चुनले तुम बहुत डरते हो, तुम ऐसे में सर्वाइव कैसे करोगे? तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। चुनले कहता है, बड़े भाई जैंगी नहीं तो हमें ये सिखाया है। इस पर जैंगी कहता है, चुनले सही कह रहा है, लेकिन अभी हम उसे हेल्प के लिए नहीं कह सकते हैं। मेरा उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो हमारी दोस्त नहीं है। वहाँ बस हम लोग ही जाएंगे और इतना काफी है, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। फिर तीनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लू कैरन का डिजाइन भी फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका था। अब बस जैंगी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना था और फिर वो लोग डिफेंस वॉल को बनाना शुरू कर सकते हैं। वेस्ट माउंटेन जाते हुए जैंगी एसयूवी में ऑटो पायलट लगा देता है और फ्लावर को पेट करने लगता है। तभी चुनले कहता है, हमारे लास्ट फाइट के बाद मुझे लग रहा है कि फ्लावर थोड़ा चेंज हो गई है। जैंगी फ्लावर को देखता है जो उसके गोद में सो रही थी और कहता है, ये तो मुझे नॉर्मल ही लग रही है। चुनले बताता है कि मैं कुछ साफ साफ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बस ऐसा फील आ रहा है। जैंगी फ्लावर को देखकर सोचने लगता है कि फ्लावर ने म्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब किया था, तो कुछ तो चेंज हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन अब भी क्लियर नहीं है। पर ये क्लियर है कि फ्लावर दूसरों की एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। उसने कुछ म्यूटेंट्स और आर्टिफिशियल म्यूटेंट सोल्जर्स को खाया था, तो फ्लावर का पावर जरूर बढ़ गया होगा और इसका टेस्ट एक रियल कॉम्बैट में ही पता चलेगा कि ये कितना एनहांस हुआ है, क्योंकि मैं एक कैट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे शिनशिन का कॉल आता है जो उससे पूछती है, क्या तुम बेस पहुँच गए? जैंगी बताता है, नहीं, मैं स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, हम आधे रास्ते में है। शिनशिन बताती है, मैं डेटाबेस को चेक कर रही थी और मुझे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिला है। ये सुनकर जैंगी तुरंत कार रोक देता है ताकि वो अच्छे से सब सुन सके। शिनशिन बताती है कि मैंने अदर आर्म फोर्सेस के बारे में पता लगा लिया है जो हेवनली सी सिटी में मौजूद है। 4 मिलिट्री स्टाइल शेल्टर्स हैं, वेस्ट माउंटेन बेस की तरह। वेस्ट माउंटेन बेस, एमरल्ड वाटर साइड, रेडियंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू, ये सभी हाई स्टैंडर्ड शेल्टर हैं जिन्हें न्यूक्लियर स्ट्राइक झेलने के लिए बनाया गया है। सभी बेसेस में ह्यूज आर्सेनल्स हैं और वॉर सप्लाईज भी। जैंगी कहता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये पहले न्यूज में भी बताया गया था और ऑनलाइन इन शेल्टर्स का इंटीरियर लीक भी हो गया था। शिनशिन के हिसाब से अब 3 और लार्ज आर्म फोर्सेस हैं, भले ही वो जैंगी के शेल्टर से दूर है और अब तक वो नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन वेस्ट माउंटेन बेस के साथ फाइट में काफी शोर हुआ था जिससे वो अट्रैक्ट हुए होंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म कर दिया गया है तो वो अपने रीच को यहाँ तक जरूर बढ़ाएंगे, जिससे जैंगी के साथ उनका डायरेक्ट फाइट हो सकता है। फिर शिनशिन कहती है, सिर्फ वही 3 फोर्सेस नहीं है, हेवनली सी सिटी में एक स्पेशल फोर्स भी है जो सेलेस्टियल ट्रिब्यूट्स और इटर्नल मिस्ट में गैदर हुए हैं और उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी के लिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैंगी भी एग्री करता है कि हेवनली सी सिटी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, तो मल्टीपल फोर्सेस होना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। शिनशिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैंगी से तारीफ सुनने के बाद शिनशिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी और सब कुछ पता कर लूंगी और तुम्हारे वापस आने के बाद सारी डिटेल्स दे दूंगी। वहीं चुनले घबराया हुआ था कि हेवनली सी सिटी में बहुत से फोर्सेस हैं और सभी वेस्ट माउंटेन बेस की तरह पावरफुल हैं। अगर वो हमें टारगेट करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैंगी शांत था और कहता है, हेवनली सी सिटी के पास इतने फोर्सेस का होना कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, पर चिंता मत करो, ये सिटी बहुत बड़ा है, जब तक हम उन्हें कुछ नहीं करते हैं तब तक वो हमें नोटिस नहीं करेंगे। अब सिटी का सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही बचा है, तो जो रिसोर्सेज बचे हैं वो उन फोर्सेस के लिए काफी होगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। सभी को शांति से रहना चाहिए क्योंकि फालतू के झगड़े से बहुत लोगों की जान जा सकती है। तभी अंकल यू कहता है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे लगता है हमारा उनके साथ सामना होगा ही। इस पर जैंगी कहता है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जब तक हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब तक कोई भी हमसे भिड़ने नहीं आएगा। वहीं वेस्ट माउंटेन बेस के एंट्रेंस पर कुछ लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। कॉम्बैट गियर वाला लीडर कहता है, एंट्रेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ रहना टाइम वेस्ट है। इस पे लाल बाल वाला लड़का कहता है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। किसने सोचा था कि वेस्ट माउंटेन बेस मिसाइल से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आखिर चिनचिनियन ने ऐसा क्या किया था जिससे रिवर्स आउट डोमेन गुस्सा हो गया? कॉम्बैट गियर वाला लीडर कहता है, ये उसकी गलती रही होगी, वो बहुत घमंडी था, उसका मरना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लाल बाल वाला लड़का कहता है, हमारा यहाँ आना बेकार हो गया, उस रात की आवाज बहुत ज्यादा थी, हम बस यहाँ देखने आए थे कि क्या हुआ था।
कॉम्बैट गियर वाला लीडर डिस्ट्रक्शन को देखते हुए सोचता है इतने सारे कचरे को साफ करके अंदर जाना आसान नहीं होगा। इनका मेन बेस मॉर्निंग ड्यू से काफी दूर है, इसीलिए तुरंत बैकअप भी नहीं आ पाया था। लेकिन वो जानता था कि वेस्ट माउंटेन बेस एक वैल्यूएबल प्राइस है और वो एंट्रेंस को क्लियर कर देते हैं तो अंदर के रिसोर्सेस और वेपन्स उनका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तभी वो लाल बाल वाला लड़का कहता है तुम पावर्स का यूज करके एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर वो सारे मटेरियल तुम्हारे लिए मॉर्निंग ड्यू तक ले जाना मुश्किल होगा, है ना? हेवनली सी सिटी रास्ते में पड़ता है और वो काफी बड़ा है। इस पर मॉर्निंग ड्यू का लीडर कहता है कि अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो तुम भी नहीं कर सकते हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? फिर वो लाल बाल वाला लड़का कहता है हम यहाँ बस सिचुएशन को देखने आए थे उस रात के शोर के बाद, लेकिन अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि वो सारे मर चुके हैं। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है। रेडियंट प्रोस्पेरिटी और एमरल्ड वाटर साइड यहाँ आने में टाइम वेस्ट नहीं किया। लगता है वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है या फिर नहीं, वो यहाँ से सामने है। क्या पता वो पहले ही यहाँ सब कुछ चेक कर चुके हों। ये तुम्हारे मॉर्निंग ड्यू के लिए अच्छा नहीं हुआ। लगता है वेस्ट माउंटेन बेस का डिस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है और इससे एमरल्ड वाटर साइड और रेडियंट प्रोस्पेरिटी को काफी फायदा मिलेगा। वो वेस्ट माउंटेन बेस के टेरिटरी को डिवाइड कर लेंगे जिससे उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, फिर मॉर्निंग ड्यू खतरे में पड़ जाएगा। वो ये जानते थे कि वेस्ट माउंटेन बेस का अर्सेनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। इस पर मॉर्निंग ड्यू का लीडर कहता है क्या तुम अपने लिए खतरा बढ़ाना चाहते हो? तुम स्नो वर्शिप सेक्ट वाले बिल्कुल बेशरम हो। लाल बाल वाला लड़का कहता है ऐसा नहीं है, चारों बेसिस कभी भी अच्छे टर्म्स पर नहीं थे। तुम्हें लगता है मुझे और कुछ भी करने की जरूरत है? वहीं जैंगी और उसका टीम वेस्ट माउंटेन बेस के नजदीक पहुंच चुका था और उनका गोल था कि वो वेस्ट माउंटेन बेस के अर्सेनल को खाली कर देंगे। अटेंशन से बचने के लिए जैंगी थोड़ी दूर ही सबको उतार देता है और पैदल एंट्रेंस तक जाते हैं। सामने पहुंचने पर वो दोनों टीम्स को बात करते हुए देखते हैं। जैंगी समझ जाता है कि जिस ग्रुप ने कॉम्बैट गियर पहना हुआ है वो दूसरे शेल्टर से होंगे और दूसरा ग्रुप उनमें से हो सकता है जिसके बारे में शिनशिन ने बताया था। जैंगी किसी के साथ भी उलझना नहीं चाहता था। वो वेस्ट माउंटेन बेस के टैक्टिकल गियर्स पहने हुए थे तो वो अप्रोच करने का डिसाइड करते हैं और ऐसे में उन्हें दुश्मन नहीं समझा जा सकता। वो अंकल यू और चुनने को रिलैक्स होने कहता है। मॉर्निंग ड्यू का लीडर उनके आउटफिट्स को पहचान लेता है। वो काफी हैरान था और कहता है वेस्ट माउंटेन बेस के लोग अब भी बचे हुए हैं, मुझे लगा था सभी मर गए हैं। इस पर जैंगी कहता है वेस्ट माउंटेन बेस को मुसीबत का सामना करना पड़ा था, क्या तुम यहाँ हमारे सिचुएशन का एडवांटेज लेने आए हो? वो लाल बाल वाला लड़का कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस यहाँ से पार हो रहे थे। हम स्नो वर्शिप सेक्ट के लिए काम करते हैं, हम शांति चाहते हैं, हमें किसी का दुश्मन नहीं बनना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ कुछ मिल जाता वो लेने आया था, लेकिन मुश्किल देखकर वो वापस जाने का डिसाइड करता है। वो जानता था कि कोई भी वेस्ट माउंटेन बेस के इंटीरियर में जल्दी नहीं घुस पाएगा और अभी लड़ाई शुरू करना सही नहीं रहेगा। मॉर्निंग ड्यू का लीडर कहता है तो वेस्ट माउंटेन बेस पूरी तरह से खत्म हो गया और अब सिर्फ तुम लोग ही बचे हो, अब तुम किसका वेट कर रहे हो? तभी जैंगी कहता है तुम तो सब देख ही रहे हो, तो मैं कुछ और नहीं बता सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैंगी जानता था कि वो अभी बेस में एंटर नहीं कर सकता है, इसीलिए वो लोग वेट करेंगे दूसरों के जाने का। वो झूठ का लफड़ा नहीं बढ़ाना चाहते थे और उनके पास बहुत टाइम था। तभी मॉर्निंग ड्यू का लीडर चिल्लाता है मैंने तुम लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है कि ये रुकने क्यों कह रहा है। जैंगी सोचता है कि हम मुश्किल तो नहीं चाहते हैं लेकिन डरते भी नहीं है। जैंगी के एक्सप्रेशन को देखकर लीडर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? लीडर उन्हें बस नॉर्मल सोल्जर समझ रहा था और कहता है तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है, तुम लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। और फिर वो अपने हाथ में फ्लेम्स इग्नाइट कर लेता है। चुनले कहता है तो तुम एक म्यूटेंट हो? लीडर कहता है हाँ मैं एक म्यूटेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। उसे लग रहा था कि जैंगी का ग्रुप काफी समय से सरवाइव कर रहा है तो उनके पास कुछ वैल्यूएबल होगा। वो कहता है तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जैंगी परेशान हो चुका था और कहता है मुझे लगा था हम बिना लड़ाई किए यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया। जैंगी तुरंत अपने नए पावर्स का यूज करके उस लीडर का सर उड़ा देता है। उसका सर ग्राउंड पर गिर जाता है और उसका टीम हैरान होकर ये देखता रहता है। वो कुछ कर पाते उससे पहले फ्लावर बड़ी होकर उन पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर उन्हें मुंह से बाहर फेंक देती है क्योंकि वो म्यूटेंट्स नहीं थे। जैंगी उस लीडर के पावर को एब्जॉर्ब करता है पर वो बहुत वीक था। चुनले इस पर कहता है वो लीडर अभी जवान था और घमंडी भी, वो यहाँ यही डिजर्व करता था। जैंगी कहता है लगता है मॉर्निंग ड्यू ने अब तक कोई रियल खतरे का सामना नहीं किया है।
इसीलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं। जैंगी उनके बॉडीज को स्टोर कर लेता है और फिर एंट्रेंस की तरफ जाता है। जैंगी एंट्रेंस में पड़े मशीन्स को वापस अपने डायमेंशन में रख लेता है और माइनर लैंप्स पहनकर अंदर जाते हैं। वो लोग शिनशिन के दिए मैप को फॉलो करते हैं। अंदर वो बहुत से सोल्जर्स की डेड बॉडीज को देखते हैं। वो डिस्ट्रॉयड वेंटिलेशन सिस्टम को भी देखते हैं, जिससे वहाँ बदबू और फैल गया था। वो लोग फोर्थ लाइफ पॉड के डोर तक पहुंच जाते हैं। चुनले जो थोड़ा डरा हुआ था वो कहता है, बड़े भाई मुझे सही नहीं लग रहा है, वहाँ कोई भूत भी हो सकता है, क्या हम वापस नहीं जा सकते? जैंगी हंसता है और कहता है, तुम एक म्यूटेंट हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। भले ही वहाँ एक भूत हो, लेकिन इंसान से ज्यादा डरावना कोई नहीं होता। वहाँ जो भी हो मुझे हार्म नहीं कर सकता है। वो लोग अर्सेनाल के अंदर जाते हैं। उन्हें फोर्थ लाइफ पॉड से जोरदार आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो लोग अर्सेनाल को ढूंढ लेते हैं। जैंगी देखता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। जैंगी समझ जाता है कि वो लोग एस्केप करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। वो लोग गेट खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है जो बहुत बड़ा था, और वहाँ टैंक्स भी थे, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरीज, एम्यूनेशन बॉक्सेस और भी बहुत से कॉम्बैट इक्विपमेंट्स। अंकल यू एक गैटलिंग गन को देखकर बोलता है, ये तो बहुत कमाल है, ये आराम से एक आर्मी को ओवरपावर कर सकता है। यू पहले एक सोल्जर था तो वो मिलिट्री हार्डवेयर को अच्छे से समझता था। जैंगी कहता है, ये वेपन्स दूसरे ट्रूप्स के होंगे जिन्हें यहाँ स्टोर किया गया होगा। जैंगी सभी चीजों को अपने डायमेंशन में रखने लगता है। चुनले थोड़ा कंसर्न था और कहता है, भले ही वेपन्स पावरफुल है, लेकिन ऐसे वेदर में काम नहीं आएंगे, ये सब वेस्ट की तरह है। फिर जैंगी कहता है, अगर ये कोई यूज के होते तो लिंग फॉन्ग मेरे विला पर अटैक करने के लिए इसका यूज जरूर करता। ये उसके लिए यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए तो है। मुझे अपना डिफेंस तैयार करना है और ये सारे डिफेंस लाइन में प्लेस करने के लिए सही रहेंगे। इन वेपन्स का यूज करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे करना है ये है, लेकिन मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अंकल यू अभी भी गैटलिंग गन से खेल रहा था और कहता है, जैंगी मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है। इस पर जैंगी कहता है, इस गन को यूज करने के लिए ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंकल यू आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा। आपको जो पसंद आए मुझे बता दो, मैं सभी अपने डायमेंशन में रख सकता हूँ। पूरे अर्सेनाल को खाली करने के बाद वो लोग और एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग सेकंड लाइफ पॉड जाते हैं। एंट्रेंस के पास पहुँचने पर वो देखते हैं वो एक्सप्लोजन की वजह से ब्लॉक हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। अंकल यू रास्ते को साफ करने लगता है और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ का सीन देखकर वो चौंक जाते हैं। चुनले को बुरा लग रहा था कि वहाँ बहुत से हाई एंड इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं, वहीं जैंगी को वो सब वेस्ट लग रहा था। लेकिन वो सोचता है कि उसके अंदर का जो डेटा होगा वो शिनशिन के इंटेल के गैदरिंग में काम आ सकता है, खास करके यहाँ के कंप्यूटर्स जिसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। जैंगी ज्यादा कुछ सोचे बिना डायमेंशन में सब कुछ डालने लगता है। भले ही ये वेस्ट साबित हो सकते हैं, लेकिन बाद में प्रोजेक्टाइल्स का भी काम कर सकते हैं। तभी चुनले कुछ देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाता है। फिर वो इशारा करते हुए बताता है वहाँ कुछ मूव कर रहा था। वो हिम्मत करके वहाँ पर पत्थर फेंकता है और वहाँ बहुत से कॉकरोचेस निकलते हैं। जैंगी को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है, क्या लियांग यू ने जो बताया था ये वही कॉकरोचेस हैं जिन्हें प्रोटीन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था? उसे बहुत घिनौना लग रहा था। चुनले का रिएक्शन देखकर वो उसे टीज करता है, तुम सही कह रहे हो, ये कॉकरोचेस हाई प्रोटीन कंटेंट है, तुम इन्हें खा सकते हो, ये टेस्टी होंगे। चलो भी तुम एक डरपोक औरत जैसा कर रहे हो। चुनले शांत होने का एक्ट करता है कि मैं कॉकरोचेस से नहीं डरता हूँ। जैंगी सभी इक्विपमेंट्स को डायमेंशन में रखने लगता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। चुनले अब भी सोच में पड़ा हुआ था कि ये कॉकरोचेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ये म्यूटेट कर जाते हैं तो इनसे सामना करना मुश्किल होगा। ये सुनकर जैंगी कहता है, हाँ कैट्स भी म्यूटेट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे तभी फ्लावर चिल्लाने लगती है। जैंगी, चुनले और अंकल यू पीछे मुड़कर देखते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं था। जैंगी सोचता है कि यहाँ बहुत से डेड बॉडीज हैं, क्या कुछ नया पैदा ले सकता है? जैंगी कहता है, चलो जल्दी करते हैं और काम खत्म करके यहाँ से जाते हैं, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। फिर वो लोग स्टोरेज वेयर हाउस में जाते हैं, लेकिन उसका गेट लॉक था। अंकल यू एक जोरदार पंच करता है जिसकी आवाज चारों तरफ गूंज जाती है, लेकिन दरवाजे को कुछ भी नहीं होता है। फिर जैंगी बताता है, ये सप्लाईज का मेन स्टोरेज है, अगर ये एक पंच से खुल जाता तो बहुत शर्म की बात होती, पर ये एक अच्छा साइन है, इसका मतलब अंदर सब कुछ सही होगा। जैंगी अपने डायमेंशन से हाई टेम्परेचर कटिंग टॉर्च निकालता है। वो अंदर के खजाने को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो टॉर्च अंकल यू को देता है, तभी